जो असद, तो उस समय का है ये, उसको भी छोड़कर वो लीबिया जा रहा है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है जियो स्ट्रैटेजिकली, रशिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है। रशिया यदि यहाँ पड़ जाता है तो उसकी, क्योंकि मेडिटेरियन के ऊपर में वो चाहता है कि उसकी बेस हो। जनरल सिन्हा जो समझा रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स के साथ खूबी ये है कि आप सबों की जानकारी इतनी दुरुस्त और मजबूत है कि आप जब समझाने लगते हैं, बोलने लगते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे दर्शकों को भी चीज़ें बहुत तक साफ होती होंगी। लेकिन जैसे मैं आपको बताऊँ, गोलन हाइट्स, अभी जनरल सिन्हा ने जिक्र किया कि गोलन हाइट्स क्या है। जैसे उन्होंने कहा कि इजराइल है, इजराइल के नॉर्थ में एक तरफ आप जाते हैं तो लेबनान है और दूसरी तरफ सीरिया है, और सीरिया, लेबनान, इजराइल जहाँ लगते हैं वहाँ से गोलन हाइट्स शुरू होती है। तो ये आप देखिए, ये गोलन हाइट्स है। ये बहुत सारा हिस्सा जो है इसका, वो आप जो ब्लिंक कर रहा है, ये इजराइल ने अपने कब्जे में ले लिया है। ये आप जो लाल पट्टी है नीचे से लेकर के ऊपर तक ये जा रही है, ये इजराइल है। और इसमें एक छोटा सा हिस्सा है जिसको आप गाज़ा कहते हैं, जिसको मोटे तौर पर इजराइल ने अब तक अपने कब्जे में ले रखा है, वहाँ उसकी लड़ाई चल रही है। और ऊपर जब जाते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ तो ये गोलन हाइट चलती हैं। इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पहले से इजराइल ने ले रखा है। और जो जनरल सिन्हा कहते हैं कि एक बफर जोन है जो यूनाइटेड नेशंस के तहत होता था, बफर जोन को भी उसने अपने कब्जे में ले लिया है। तो आप ये सीरिया देखिए, नीचे है इजराइल और सीरिया के ऊपर जो है वो टर्की है। तो अब लेबनान आपको उधर दिखाई पड़ेगा। ये स्थितियाँ जो हैं वो हैं वेस्ट बैंक, जिसको आप फ़िलिस्तीन भी कहते हैं। तो गाज़ा, वेस्ट बैंक मिला करके लोग कहते हैं फ़िलिस्तीन है, लेकिन बहुत सारा हिस्सा फ़िलिस्तीन का ही होता था। लेकिन आज की तारीख में इजराइल ने बहुत सारे हिस्सों को अलग अलग लड़ाइयों के ज़रिए अपने कब्जे में ले रखा है। तो ये स्थिति जो है आज की तारीख में वहाँ है। अब जनरल श्रीवास, मैं अगले ग्राफिक्स में जाने से पहले जनरल श्रीवास आपसे बात करना चाहता हूँ कि ईरान ये कह रहा है, खामनेई के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारा खेल टर्की का रहा है। जनरल सिन्हा कह रहे हैं कि सीरिया से 35 लाख लोग जो गए टर्की में, उसके लिए मुसीबत है। अमेरिका का वेस्टर्न इंटरेस्ट जो है वो जो सीरिया है, सीरिया के नॉर्थ ईस्ट में जो कुर्द हैं, अभी जनरल सिन्हा कहते हैं कुर्द क्या है, एक एथनिक ग्रुप है। तो वो इराक में भी हैं, कुर्दों के ऊपर बहुत सारे हमले सद्दाम हुसैन ने करवाए थे। वो सीरिया में भी हैं और दुनिया के दूसरे देशों में भी हैं। तो कुर्दों को समर्थन अमेरिका दे रहा है। तो जब ईरान कहता है कि टर्की का खेल है, तो क्या अमेरिका को हाशिए पर डालता है? क्योंकि अमेरिका के रिलेशन टर्की के साथ भी बेहतर है, क्योंकि नेटो कंट्री है, और इजराइल के साथ संबंध बेहतर है। तो दो मुल्क जो लड़ रहे हैं सीरिया के भीतर, इन दोनों देशों के साथ अमेरिका के संबंध बेहतर हैं। और ट्रंप के सामने एक चुनौती यूक्रेन वॉर की तरह सीरिया के भीतर भी स्थितियों को संभालने की होगी। बिल्कुल। जनरल श्रीवास, मेरा सवाल आपसे था। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है राणा साहब, समझना पड़ेगा कि जो सीरिया में जो बशीर अल असाद थे, उनको सपोर्ट कौन कर रहा था? उनको सपोर्ट कर रहे थे रूस और ईरान। और जो इसके एसटीएस था और बाकी मिलिटेंट ग्रुप बोलो या वो एक्सट्रीमिस्ट बोलो, उनको सपोर्ट कर रहा था अमेरिका भी, टर्की भी, इजराइल भी, और कहीं ना कहीं सऊदी, यूएई भी थे। तो अब जब ये सच्चाई है कि दो विद्रोही ग्रुपों ने पूरे सीरिया को पकड़ लिया है और असाद वहां से भाग के अब चले गए रूस के अंदर। रूस। अब लूज किसने किया? एक तो रूस ने लूज किया, सबसे ज्यादा लूज किया ईरान ने। ईरान ने क्यों लूज किया? क्योंकि सीरिया की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखो, वो कॉन्फ्लुएंस में है यूरोप का, एशिया और अफ्रीका का। और हो क्या रहा था, ईरान को जब वो इजराइल को दबाने की कोशिश कर रहा था, जो सामान हिजबुल्लाह को भेजता था, तो ईरान से इराक, इराक से सीरिया और सीरिया से लेबनान जाता था। अब वो सीरिया चला गया तो हिजबुल्लाह को जो मिलिट्री इक्विपमेंट था वो भी नहीं मिलेगा, और जो एंटी इजराइल एक्टिविटी कर रहा था उसमें भी कमी आएगी। और जो रूस था उसको जो फायदा था सीरिया का, क्योंकि उसकी दो बेसी थी, एक तो नेवल बेस थी जो कि एक प्रकार से वार्म वाटर कैसे उसका इस्तेमाल करता था, और जो एयर बेस थी वो क्योंकि उसका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहुत इंटरेस्ट है रूस का, और वो उसका एक ब्रिज का काम करती थी। अब बात आती है कि जब ये असाद भाग गया और एसटीएस टेक ओवर कर ली, और कहीं ना कहीं सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स भी है। अमेरिका जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स है उसमें कुर्द है, वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में है। वो कहता है अमेरिका की जो एसडीएफ है उसकी हमें रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो इस्लामिक स्टेट के अगेंस्ट लड़ती है और वो उसको चाहिए। मगर जो
तुर्की है वो कहता है क्योंकि एसडीएफ में कुर्दिश हैं और कुर्दिश से वो लगता है कर्द से कि कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से उनके लिए खतरा है, क्योंकि कर्द जो है एक पर सीरिया में भी है, इराक में भी है, ईरान में भी है। तो हरदम यही प्रॉब्लम थी स्वीडन और फिनलैंड में, उनको आने नहीं दे रहा था नाटो, क्योंकि उन्होंने कुर्दिश को शरण दे रखी है। तो सच्चाई यह है कहीं ना कहीं इंटरेस्ट मैच कर रहा है ज्यादातर ईरान का और रूस का, और इसके विपरीत जो है बेसिकली अमेरिका, इजराइल और टर्की। अब टर्की ने क्या किया, टर्की जो है वो चाहती है कि एक तो ये पूरे के पूरे रिफ्यूजी वापस जाएं सीरिया में, और सीरिया में अपना बोलबाला रखे, और जो कुर्दिश है उनको दबाए। और जो इजराइल है उसका मेन एम क्या है, इजराइल ने 1967 में जो अरब इजराइल वार हुआ था उसमें गोलान हाइट पकड़ ली थी। 1974 में एक पैक्ट हुआ था, वो बफर जोन बना था। अब उसको लगा ये मौका है, इस बफर जोन को बढ़ाओ और आप डमेस्कस की तरफ आओ, तो अगर कोई मिलिटेंट ग्रुप है या उनके पास आपके पास हथियार है उनको बर्बाद कर दो, क्योंकि उसको लगता है कि अगर कल को खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आती है सीरिया में, तो उसकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है क्योंकि उसको खत्म करो। तो इजराइल का अपना इंटरेस्ट है बफर जोन। इजराइल के साथ संकट ये है कि जिन देशों से घिरा पड़ा है उन देशों से होकर के उसके लोगों के ऊपर हमला होता है। लेबनान से हिजबुल्लाह करता है, सीरिया से हिजबुल्लाह करता है, गाजा से हमास करता है। तो वो चाहता है कि अपने इलाके में एक बफर जोन रखे ताकि उसके लोगों तक हमला करने से पहले ही बफर जोन के भीतर उनको हैंडल कर लिया जाए, टैकल कर लिया जाए। एक सेफ जोन चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि बफर जोन रहे। लेकिन जैसा था रूस और ईरान, इन दोनों के बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट, चाहे वो मिलिट्री के हों चाहे ट्रेड के हों, वो सीरिया के जरिए दशकों से पूरा होते रहे जब तक असद की सरकार थी। लेकिन वहाँ से जब इन दोनों के पैर उखड़े हैं तो टर्की वहाँ घुसा पड़ा। कहा जाता है कि जो अभी विद्रोही गुट है जो सत्ता में है जुलानी की अगुवाई में, दरअसल टर्की के ही सपोर्ट से है। ईरान कह रहा है कि टर्की के सपोर्ट के बगैर वो ऐसा कमाल कर जाता मुमकिन ही नहीं है। अब सवाल ये है कि एक नई सरकार आ रही है अमेरिका के भीतर, एक ग्राफिक्स आपको दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं सुमित के पास जाना चाहता हूँ। और वो नई सरकार कई तरह की चुनौतियों के सामने होगी। वो यूक्रेन का संकट है, वो यहाँ का संकट है, बांग्लादेश का संकट है, यानी कि सीरिया, यूक्रेन और बांग्लादेश, तीन संकट तो आपको यहीं दिख रहे हैं। और यह जो है ट्रंप, एर्दोगान और नेतन्याहू मतलब इजराइल, अमेरिका, और जो नई सरकार आने जा रही है एर्दोगान टर्की के हैं। और ट्रंप के सामने एक चुनौती है इन दोनों के बीच में मेल जोल कराने की, ठीक वैसे ही जैसे यूक्रेन और रूस के बीच में वॉर रुके, इसके लिए उनको कोशिश करनी होगी। सुमित, सीरिया चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है और इसकी अपनी बड़ी अहमियत है, सीरिया के पूरे क्राइसिस को और इसमें जो कंट्रीज इन्वॉल्व्ड हैं उस लिहाज से आप कैसे इसको देखेंगे? सबसे पहले राणा जी शो पे बुलाने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, जब आप इस चीज की परिकल्पना करते हैं, मिडिल ईस्ट की अगर आप परिकल्पना करें, यहाँ 1000 साल से लड़ाई चल रही है। यहाँ इंग्लिश में एक शब्द वर्ड यूज करूंगा कि उसका मीनिंग इंग्लिश में ही निकलेगा। इट्स अ व्हर्लपूल ऑफ अंडर करंट्स वेयर अंडर करंट्स नेवर सेटल्ड। ये एक लाइन में इसकी सारी कहानी देखिए। यहाँ हर 10-15 साल में एक जिहादी ऑर्गेनाइजेशन उठती है, सत्ता में आती है, वो जाती है, दूसरा जाता, सलीम जाता, मोहम्मद आता, मोहम्मद जाता, सल्लाहुल्लाह आता, सल्लाहुल्लाह आता, नसरुल्लाह आता है। ये कहानी ऐसे चलती है। अब ये एचटीएस की बात करें जुलानी की, जुलानी आइसिस का आतंकवादी है, ये बगदादी के नीचे लड़ चुका, ये लोगों को मार चुका है। इससे समर्थन मिलता था टर्की का। टर्की क्यों? क्योंकि टर्की को लगता था बशार शिया है, शिया को हटाना है, सुन्नियों का राज लाना है कि सीरिया में ज्यादा सुन्नी है, इसलिए इसे टर्की सपोर्ट करता था। टर्की को प्रॉब्लम है कुर्दों से। कुर्दों से क्यों प्रॉब्लम है? जबकि सीरिया का कुछ पार्ट टर्की के कब्जे में आज के डेट में है राणा जी। कुर्दों से टर्की को क्यों पार्ट है जी? कुर्दों से टर्की को इसलिए पार्ट है कि कुर्दिस्तान जो है, जहां कुर्दों का कंट्रोल है, वहां 800 यूएस मरीन्स आज के डेट में भी डिप्लॉयड है, जो अमेरिका के डीप स्टेट का इंटरेस्ट पूरा करती है। अब आपके दिमाग में सवाल होगा ऐसा क्यों? क्योंकि सर जितना सीरिया का तेल है वो सारा कुर्दिस्तान में है, माइनस दैट सीरिया में कुछ नहीं है। तो तेल जहां है वहां कुर्दिस्तान है, उन्हें अमेरिका सपोर्ट करता। 800 मरीन्स आज की डेट में वहां डिप्लॉयड है। तेल निकालता है अमेरिका का डीप स्टेट तेल। और खलीफा क्या चाहता है?
हमारा अर्दोगन चाहता है कि मेरी इकोनॉमी में सेकंड हाईएस्ट इन्फ्लेशन है, नंबर 1 इन्फ्लेशन 143% है लेबनान में, उसके बाद है टर्की में करीब 80-90%। वो चाहता है कि अगर ये तेल मेरे हाथ लग जाए तो मेरे बल्ले बल्ले हो जाएंगे, मेरे को तेल मिल जाएगा, इससे मैं अपनी अर्थव्यवस्था को चलाऊंगा। खेल तेल का है, ठीक है सुमित। हाँ, बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी। और यहां देखिए इजराइल पे आते हैं। इजराइल राणा जी क्या चाहता है? इजराइल का जोलानी के वीडियो है, इसके लोगों के वीडियो, उन्होंने कहा इंशाल्लाह अगला हमला जेरूसलम पे, विल लिबरेट जेरूसलम। जब ये बात हुई, इजराइल ने कहा देखिए 240 किलोमीटर का बफर जोन था 73 की वॉर में, पहले उन्होंने वो ले लिया। फिर बेंजामिन नेतन्याहू ने पार्लियामेंट में अधिवेशन पास किया, बोला विल गेट इन डोमिनेटिंग पोजीशन। अब वो 411 किलोमीटर यानी कि बफर जोन से भी काफी आगे जा चुके हैं। हकीकत ये इजराइल का टैंक रेजिमेंट आगे है, और ये टैंक रेजिमेंट 15 मील या 20 मील दूर है दमस्कस से। तो इजराइल कर्ट्स ने जो इनका डिफेंस मिनिस्टर इजराइल का, उसने स्टेटमेंट दिया था, बोला अगर कोई इजराइल की तरफ भेजेगा देखेगा या तो उसको नसरुल्लाह के पास पहुंचा दूंगा, नहीं तो बशार के पास। तो मतलब इजराइल की तोहफे दमस्कस से 20 मिनट की दूरी पे टेक्निकली स्पीकिंग। तो ऐसे इजराइल ने अपने हिस्से को प्रोटेक्ट कर लिया। अमेरिका के जो बाइडेन कहते हैं कि भाई 900 अमेरिकन मरीन से हमारा इंटरेस्ट है। ट्रंप का आप स्टेटमेंट देखेंगे, ट्रंप कहता है ये हमारी लड़ाई नहीं है, इट इज नॉट अवर वॉर, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। और वहां टर्की वालों और यहाँ इंटरेस्टिंग एंगल बताऊंगा आपको, टर्की वालों में और हमारे सऊदियों में प्रॉब्लम है एमबीएस साहब में। जब टर्की ने यानी कि इस एरिया पे कब्जा कर लिया तो उन्होंने कॉलर ऊपर कर लिए। जब उन्होंने कॉलर ऊपर कर लिए, जब अब इजराइल गुस्सा बफर जोन के आगे, जब इजराइल की तारीफ करते हैं एमबीएस, तो अर्दोगन को तकलीफ लगती, क्योंकि अल्टीमेटली सुन्नी वर्ल्ड का बादशाह कौन है? क्या अर्दोगन है? ये एक अलग तरह की लड़ाई है सुमित। बस एंगल समय की तंगी है, एंगल समय की तंगी है, लेकिन सुमित ने भी अपने तरीके से जो सीरिया को रखा है, आप समझिए। और एक लड़ाई चल रही है कि मुस्लिम कंट्री का खलीफा कौन है, वो खामनेई हैं जो शिया हैं, या फिर एर्दोगान हैं जो सुन्नी हैं, या फिर मोहम्मद बिन सलमान हैं जो सुन्नी हैं सऊदी अरब के। सऊदी अरब, टर्की, ईरान, इन तीनों देशों के बीच में लंबे समय से एक लड़ाई चल रही है कि जितने मुस्लिम देश हैं दुनिया के, उनका नेता नायक कौन बने। और सीरिया जो है, इसी लड़ाई के बीच में अमेरिका, इजराइल, रूस को लेकर के खड़ा है, और वो पूछ रहा है कि मेरा मुस्तकबिल क्या है, मेरा भविष्य क्या है। कोई नहीं जानता है कि सीरिया का भविष्य क्या है। अरसत में आज इतना ही, लेकिन मैं अपने तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बेहतरीन तरीके से दोनों टॉपिक पर अपनी बात रखने के लिए और दर्शकों को समझाने के लिए। थैंक्स सर, थैंक्स अ लॉट। और अरसत में आज इतना ही, मुझे दीजिए विदा। इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।